फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है घटना चक्र की, उसी सीरीज को दोस्तों मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है हमारा संसदीय अधिनियम। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊंगा। इसके बाद में इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उन सभी को आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है संसदीय अधिनियम। तो सबसे पहले देखते हैं इसका रिवीजन नोट्स, यानी कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में वर्ष 1954 में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्ततः विचारणीय होते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में, यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू है। वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम से इसमें किए गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। यह अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का निवारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र निवारण है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय यानी कि हॉस्पिटल या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 से लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित माना है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में अधिसूचित सूचना का अधिकार नियम 2019 के तहत इसे 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और
अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करे। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जनांदोलन के लिए जाना जाता है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का गठन किया गया है। पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। दोस्तों, संसदीय अधिनियम का जो रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको देखते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो आप कर ही देते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके PYQ। इसका पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था, यानी कि इनेक्टेड हुआ था। तो इसका सही आंसर विकल्प B हो जाएगा, वर्ष 1954 में। इसका विश्लेषण देखते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वर्ष 1954 में अधिनियमित यानी कि इनेक्टेड तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। इसमें एक नोट दिया गया है। इस प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद में इनेक्टेड शब्द है जिसका अर्थ अधिनियमित होता है, जबकि हिंदी में इस संदर्भ में लागू, प्रभावी यानी कि इफेक्टिव शब्द प्रयुक्त है। दिए गए विकल्पों के आधार पर विकल्प B इसका सही उत्तर है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प B हो जाएगा, यानी कि संज्ञेय तथा संक्षेपत विचारणीय। इसका विश्लेषण देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपत विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प B हो जाएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन A और B दोनों हो जाएगा, यानी कि संज्ञेय तथा संक्षेपत विचारणीय। B है इसका संज्ञेय तथा अशमनीय। इसका विश्लेषण देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपत विचारणीय और संज्ञेय तथा असमनीय हैं। अगला देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध कैसे हैं, संज्ञेय भी हैं और कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय भी हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प A और D हो जाएगा, यानी कि दोनों विकल्प सही हैं इसके। इसका विश्लेषण देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम में दोषी व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। अतः इस प्रश्न के सही उत्तर विकल्प A व D है। मध्य प्रदेश यानी कि MPPCS मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प C को सही माना था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के लिए बोनस अंक दे दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय
या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, धारा 5 के अंतर्गत। इसका विश्लेषण देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान या छात्रावास जो जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, धारा 10 का में इसका उपबंध किया गया है। इसका विश्लेषण देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का यानी कि 10A के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन का उपबंध किया गया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर। इसका विश्लेषण देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1-2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर। अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, धारा 14 के अंतर्गत। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध ऑफेंसेज बाई कंपनीज का उपबंध किया गया है। अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि निदेशक भी होता है, प्रबंधक भी होता है और सचिव भी होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14(1) के अनुसार यदि इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी हो, तो हर ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा। धारा 14(2) के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से किया गया हो, वहां वे भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे। अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार जहां की इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए, वहां जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। अगला 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य
अस्यप्रस्तता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं हम अभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि विकल्प ए का मतलब क्या है, इसमें अनुसूचित जाति के सदस्य। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कहता है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि वह अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्यप्रस्तता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। अस्यप्रस्तता का उन्मूलन संविधान में अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 17। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, धारा 14 का। इसका विश्लेषण देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 का या फिर 14A के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 53वां संविधान संशोधन, यानी कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें में नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं सही उत्तर क्या है, यानी कि विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि इसमें 1 का मिलान हो जाएगा आपका 2 से, बी का हो जाएगा 1 से और सी का हो जाएगा 4 से और डी का हो जाएगा 3 से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2020 में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका विश्लेषण है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। पहली सूची में भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876 और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम और 1869। अगला 18वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2006 को। इसका विश्लेषण देखते हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अगला 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मीसा, यानी कि मीसा की फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना तथा 1977 में निरस्त कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः यह सामाजिक अधिनियम नहीं है। जबकि प्रश्नगत शेष तीनों अधिनियम सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक दोष निवारण हेतु बनाए गए अधिनियम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो इसमें पहला कथन है उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने का अधिकार है, जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है।
दूसरा इसमें स्टेटमेंट है, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती। देखते हैं इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि एक और तीन सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है इसमें? तीसरा स्टेटमेंट है, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। देखते हैं इसका विश्लेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका विश्लेषण है, वर्ष 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित फीस देनी पड़ती है। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसे वैधानिक उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह उपभोक्ता मंच पर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अगला 21वां क्वेश्चन है, यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 1871 में, यानी कि 1871। इसका विश्लेषण देखते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। यह प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा 30 जनवरी 1990 को। इसका विश्लेषण है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। अगला 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा अधिनियम 1989। अगला 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इसमें 23 धारा है, 23 धारा है। इसका विश्लेषण है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। अगला 25वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे किन्हें प्राप्त हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, केंद्र सरकार को। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 23 इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। अगला देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, धारा 2 ख और ग में। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में 2016 के संशोधन द्वारा अंतःस्थापित धारा 2 ख और ग 2B(c) में आर्थिक बहिष्कार इकोनॉमिक बायकॉट को परिभाषित किया गया, यानी कि इकोनॉमिक बायकॉट को परिभाषित किया गया, आर्थिक बहिष्कार।
अगला देखते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। कितने माह का है? इसमें सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 12 माह यानी कि 1 वर्ष का। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3(2) के 6 के 7 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। ठीक है, अगला देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, धारा 14 में। देखते हैं इसका विश्लेषण, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अध्याय 4 की धारा 14 फर्स्ट में शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए एक या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई है। अगला 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 फर्स्ट के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। अगला देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन 30, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का निवारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, शीघ्र विचारण। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है। अगला 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 का के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय दंडादेश या आदेश को अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपीलें तथ्यों और विधि दोनों बोथ ऑन फैक्ट एंड ऑन लॉ के संबंध में उच्च न्यायालय में होंगी। अगला 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संरक्षा विभेद का सिद्धांत। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में
है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। अगला देखते हैं 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्य सरकार को। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार को है। अगला 34वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। इसका विश्लेषण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को उपधारित कर सकता है। अगला 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्न में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, धारा 6 में। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कुछ धाराओं के लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 34 एवं 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5 का और अध्याय 23 के उपबंध लागू होंगे। अगला देखते हैं 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। वर्ष 1995 के तत्संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। तथापि वर्ष 2016 में इन नियमों में हुए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराधों के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा, और संबद्ध पुलिस थाने का भार साधक 60 दिन की अवधि, इस अवधि में जांच की अवधि भी सम्मिलित है, के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अगला 37वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अगला क्वेश्चन, पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, धारा 18। इसका विश्लेषण है। इस अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। अगला 39वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन
किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम ना हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी है। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1995 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7(1) के तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम ना हो। अगला 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। इसका विश्लेषण है कि दिए गए विकल्पों में पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। देखते हैं इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए विकल्पों में से सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग ले सकता है कि इसका सही आंसर, पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। इसका विकल्पों में कोई सा भी सही आंसर नहीं है। इसका विश्लेषण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग प्ली ले सकता है। इसका मुझे मतलब अभिभाग का मतलब होता है प्लिया ले सकता है कि वह पीड़ित की ही जाति का है, जबकि विकल्प ए व सी में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता। अतः इस प्रश्न के दो उत्तर ए व सी सही हैं। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ना हो। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में एक से अधिक उत्तर सही होने के कारण इस प्रश्न के लिए बोनस अंक प्रदान किया था। अगला 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। इसका विश्लेषण कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) ZB के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला देखते हैं 44 का क्वेश्चन, यानी कि 44वां क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से कौन सा अभिकथन असत्य है। तो इसका कथन बी, यानी कि विकल्प बी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा
14 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 की उपधारा 1 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है, जबकि धारा 2 विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है, जबकि अन्य विकल्पों के कथन सही हैं। अगला 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, धारा 17। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 46वां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? सामग्री का उपबंध किया गया है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, धारा 18। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री मटेरियल फॉर एनुअल रिपोर्ट का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विशेष स्कीमों योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेसित करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47वां क्वेश्चन। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा यानी कि PESA अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभी ज्ञात नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। इसका विश्लेषण है। पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। अगला 48वां क्वेश्चन है कि संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 15 जून 2005 को। इसका विश्लेषण है। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थीं, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात 12 अक्टूबर यानी कि 12 और 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2005 से प्रभावी हुआ। यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से सार्वजनिक सूचना मांगकर और ना मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 का यानी कि 19(1) का में प्रदत्त वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है, तथापि यह संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49वां क्वेश्चन, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, वर्ष 2005 में। अगला 50वां क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है। 51वां क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी होगा, यानी कि
यह एक मूल अधिकार भी है और यह एक विधिक अधिकार भी है। ए और बी दोनों सही हैं। इसका विश्लेषण है, सूचना का अधिकार वर्ष 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है। इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार ही इसका अभीष्ट यानी कि सही उत्तर होगा। परंतु प्रश्न में यदि दो विकल्प चयनित करने हों तो विधिक अधिकार के साथ मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के तहत इसका समुचित उत्तर होगा। 52वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो ए बी सी डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। इसका विश्लेषण है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता ये सभी शामिल हैं। अतः सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों यानी कि वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। इसका विश्लेषण है, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नज़र रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करना इस अधिनियम के प्रत्यक्ष उद्देश्यों में शामिल नहीं है। अगला 54वां क्वेश्चन 54 कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो इसका पहले विश्लेषण देखेंगे। इसका विश्लेषण है, प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विकल्प बी में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। विकल्प बी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि तत्संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने 31 अक्टूबर 2019 के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में भी लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो अभी इस क्वेश्चन के बारे में मैंने विश्लेषण किया था, यानी कि पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 2005 के अधिनियम में किए गए संशोधन एवं तत्संबंधी नियमों की अधिसूचना के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित कर दिया गया है।
जबकि इससे पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष यानी 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला 56 क्वेश्चन है, यानी कि मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, RTI अधिनियम, यानी कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका विश्लेषण है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS की स्थापना वर्ष 1987 में अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलनों की शुरुआत वर्ष 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। इसका विश्लेषण है, प्रश्नगत वादों में से नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है इसमें, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारण नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कारण है इसमें आर, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। देखते हैं इसका सही और सटीक आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका विश्लेषण देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला देखते हैं 59 क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। इसका विश्लेषण है, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। अगला 60 क्वेश्चन कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। इसका विश्लेषण देखते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। हालांकि इस पीठ ने शीघ्र ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के इस भाग को हटा दिया था। उक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविचंद्र बाबू 2 न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय है कि RTI एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अगला देखते हैं 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अभिकथन के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। देखते हैं इसका सही और सटीक विश्लेषण। विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना तथा किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर के मूल तत्वों में शामिल हैं।
किंतु अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में नागरिक अधिकार पत्र की संकल्पना को सर्वप्रथम मई 1997 में यानी कि 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन 62 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसका विश्लेषण देखते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र अभिकरण नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ग्राम सभा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6(1) के अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु प्राधिकारी है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इसकी जांच की जाती है। अगला देखते हैं 64। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान के अनुरूप्य अधिनियमित हुए थे? तो पहला कथन है इसमें स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप्य जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। दूसरा कथन है इसमें अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप्य। और तीसरा स्टेटमेंट है इसमें कि अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, केवल इसमें स्टेटमेंट 1 सही है। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन 65 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 2010 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन 66। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 90 दिन तक। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। देखते हैं 67 क्वेश्चन। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। देखते हैं अगला इसका विश्लेषण, यानी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों तथा तत्संबंधी उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा बनाए गए 2013 के अधिनियम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से प्रतिस्थापित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 68
68 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि इसमें पहला पॉइंट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, दूसरा है आपका बोनस भुगतान अधिनियम और इसमें चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम। सही और सटीक आंसर विकल्प सी है। इसमें देखते हैं इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण है मजदूरी संहिता द कोड ऑन वेगेज यानी द कोड ऑफ वेगेज 2019 में 4 श्रम अधिनियमों यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द मिनिमम वेजेज एक्ट, और आपका है 1948 में मजदूर संदाय अधिनियम द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, 1936 बोनस संदाय अधिनियम द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को शामिल किया गया था। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 69 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा भारतीय संविदा अधिनियम 1870। देखते हैं इसका विश्लेषण, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, साझेदारी अधिनियम 1932 और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। देखते हैं अगला 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1909 ये सही सुमेलित नहीं है, अन्य तीनों सही सुमेलित हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम वर्ष 1907 में लाया गया था, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए अधिनियम और उनके वर्ष सही सुमेलित हैं। देखते हैं अगला 71 क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा 2005 में। इसका विश्लेषण है आपदा प्रबंधन एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम हेतु विधेयक राज्यसभा द्वारा 28 नवंबर 2005 को तथा लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था तथा 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की व्यवस्थित संरचना का प्रावधान किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 यानी कि 73 क्वेश्चन, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका विश्लेषण है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 5 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। उक्त अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अनधिक सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 74। इसमें कह रहा है बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ। तो इसमें देखते हैं पहला मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एमिनी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी। 2 और 4 इसमें सही हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण। कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ। कोविड-19 को विश्व
स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 को लागू करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका 75वां 75 भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा 1980 में। इसका विश्लेषण है वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है इसमें राज्य निजी निगमों यानी कि कॉरपोरेशंस से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं। तीसरा कह रहा है इसमें कि आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। चौथा इसमें आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा केवल 2 और 4। देखते हैं इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण है उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उल्लेखित किया है कि आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। अतः यह निर्णय आधार प्रमाणीकरण विनियम 2016 यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशन है 2016 में वर्णित 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित संग्रहित रखने के प्रावधान को गलत ठहराता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवाईसी मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अभिकथित किया है कि भारत की संचित निधि से वित्तीयन प्राप्त करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तक हित लाभ पहुंचाने के लिए आधार का उपयोग आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत विधि सम्मत है। देखते हैं अगला 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा कथन है इसमें आरटीआई नहीं है, ये आरटीई है, यानी कि राइट ऑफ एजुकेशन कहते हैं इसको। दूसरा कथन है इसमें आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीसरा कथन है इसमें भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि बी क्या है इसमें, यानी कि आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखते हैं इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को
एनसीटी को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2001 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत में लगभग 90% अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के तहत हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 78। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। देखते हैं इसका विश्लेषण। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 की धारा 16 के तहत होती है। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। अगला क्वेश्चन है 79, यानी कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पहला इसमें सही आंसर देख लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इसका विश्लेषण है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक ना हो। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक, 20 लाख रुपए से अधिक ना हो, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के माल या सेवाओं संबंधी शिकायतों की सुनवाई राज्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि 1 करोड़ से ऊपर तक के माल या सेवाओं के कुल मूल्य की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन सही हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स और PYQ थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपके लिए दे सकता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने टारगेट पर फोकस करते रहिए और तैयारी को लगातार बनाए रखिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन यह निश्चित है कि एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।